लेट्स स्टार्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एज पर योगेंद्र सिंह। अब देखो, योगेंद्र सिंह ने इंडियन ट्रेडिशन की मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए एक पैराडाइम दिया, एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा, इससे ये होता है, इससे वो होता है, वो हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। योगेंद्र सिंह के अनुसार इंडियन ट्रेडिशन की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन कैसे हुई, तो इसको हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि इनकी, योगेंद्र सिंह की अप्रोच क्या थी। ठीक है, व्हेनेवर यू राइट, ये सबसे कॉमनली आस्क्ड और सबसे डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन है इस सेक्शन में कि भाई योगेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया जो पैराडाइम था इंडियन सोसाइटी, इंडियन ट्रेडिशन की मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए, उस पर 150 वर्ड्स लिखो, उस पर 2 पेज भरो या 3 पेज भरो। तो अब शुरू कैसे करोगे? फर्स्ट यू विल टेल कि क्या अप्रोच थी इनकी, ठीक है। फिर आप इनके पैराडाइम को बताओगे, जो इन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक डायग्राम दिया कि उस पैराडाइम में इन्होंने बहुत सी चीज़ें डिफाइन करी हैं। उस पैराडाइम को फिर थर्ड पॉइंट में आप बताओगे कि कैसे ये पैराडाइम यूज़ होता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन को समझने के लिए। तो थर्ड पॉइंट इज दिस। एंड फोर्थ में आप बताओगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ योगेंद्र सिंह, क्या कमियां रह गई योगेंद्र सिंह की इंडियन ट्रेडिशन के मॉडर्नाइजेशन को समझते हुए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज अप्रोच। अब अप्रोच में योगेंद्र सिंह कहते हैं कि भाई अभी तक जितने भी थिंकर्स आए हैं, अभी तक जितने भी स्कॉलर्स आए हैं, उनकी कमियां रह गई इंडियन ट्रेडिशन की मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए। उन्होंने सही तरीके से समझा नहीं। तो कमियां निकालते हुए योगेंद्र सिंह कहते हैं कि सबसे पहली तो कमी ये है कि इन्होंने सोशल चेंज को इक्वेट कर दिया डेवलपमेंट से, प्रोग्रेस से। हमने अभी क्या पढ़ा कि सोशल चेंज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अफगानिस्तान में आज की तारीख में अगर तालिबान की सरकार है और उससे पहले डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार थी, तो ये एक नेगेटिव चेंज हुआ, ये एक पॉजिटिव चेंज नहीं है। आप सोसाइटी को रिग्रेसिव, पिछली दिशा में लेके जा रहे हो, प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं बन रही है। तो सोशल चेंज इज नॉट इक्विवेलेंट टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। बट कुछ थिंकर्स जिन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को समझने की कोशिश करी, उसकी मॉडर्नाइजेशन को, उन्होंने सोशल चेंज को डेवलपमेंट या प्रोग्रेस से इक्वेट कर दिया। एंड ये, इससे क्या होता है, इससे आपकी स्टडी में एक नॉन साइंटिफिक एलिमेंट आ गया कि आपने चीज़ को ही गलत समझ लिया। ये तो टोटली गलत है, ये तो टोटली फॉल्स असम्पशन आपने ले ली। दिस इज नॉन साइंटिफिक अप्रोच। फिर योगेंद्र सिंह बोलते हैं कि कुछ और थिंकर्स थे जो पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि इनकी अप्रोच में एक वैल्यू बायस है। अब अगर एक इंडियन ही इंडियन सोसाइटी की मॉडर्नाइजेशन को स्टडी कर रहा है ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट क्या था, तो उसकी एक एज अ देशभक्त, एज अ नेशनलिस्ट, एज अ पेट्रियोटिक पर्सन, उसकी एक अप्रोच होगी कि भाई नहीं, ब्रिटिश रूल कुछ भी अच्छा नहीं लेके आए, हमारी सोसाइटी पहले से ही मॉडर्नाइज थी। तो देयर इज अ वैल्यू बायस। आप इंडियन होते हुए आप एक ऑब्जेक्टिवली, एक फेयर तरीके से आप ये मॉडर्नाइजेशन को स्टडी नहीं कर पाए। तो देयर इज अ वैल्यू बायस being an Indian studying an Indian society। थर्ड वो बोलते हैं कि भाई ये तो है ही, कुछ लोगों ने, अब योगेंद्र सिंह का जब हम नेक्स्ट सेक्शन में पैराडाइम पढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने ना ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ह्यूमन सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो बोलते हैं एक पार्ट स्ट्रक्चर होता है, सोशल स्ट्रक्चर, एक पार्ट ट्रेडिशन होता है। ये मैं आपको बताऊंगी अभी, बट समझ लो उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब पहले जो थिंकर्स आए उनकी ये लिमिटेशन ये बता रहे हैं कि भाई जो थिंकर्स थे उन्होंने कभी ट्रेडिशन को समझ लिया तो सोशल स्ट्रक्चर को छोड़ दिया, सोशल स्ट्रक्चर को समझने लगे तो ट्रेडिशन को छोड़ दिया। तो वो एक चीज़ को समझते थे, दूसरी को छोड़ देते थे। बट मैं, योगेंद्र सिंह, मैं इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे समझाऊंगा और इनकी इंटरलिंकेजेस भी समझाऊंगा थ्रू माय पैराडाइम। ठीक है, तो ये इन्होंने लिमिटेशंस, इन्होंने कमियां निकाली पिछले थिंकर्स की। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ट्रेडिशन ले लिया तो सोशल स्ट्रक्चर एक्सक्लूड कर दिया, सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा तो ट्रेडिशन एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये इन्होंने कमियां बताते हुए
फिर ये लेके आते हैं अपनी एक अप्रोच, इसको हम कहेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच। योगेंद्र सिंह की अप्रोच क्या थी? हिज अप्रोच वॉज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेशन ऑफ वॉट? इंटीग्रेशन ऑफ 4 अदर अप्रोचेस। पहले की 4 अप्रोचेस जो पहले के थिंकर्स लेके आ रहे थे, उन चारों को इसने जोड़ दिया। क्या क्या अप्रोचेस थी? ECIS। E इज एवोल्यूशनरी अप्रोच। सोसाइटी इवॉल्व कैसे करती है? सोसाइटी पहले आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आज की तारीख में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, कैपिटलिज्म है, ये है वो है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है, स्पेशलाइज्ड रोल हैं, रोल डिफ्रेंसिएशंस हैं। तो इवॉल्व कैसे करती है, ये पहले की एक अप्रोच थी। पेपर 1 में आप देखोगे तो एमिले दुर्खीम जो आपके मेन थिंकर हैं पेपर 1 के, वो भी एवोल्यूशनरी अप्रोच फॉलो करते हैं कि पहले की सोसाइटी ऐसे थी, अब सोसाइटी ऐसे हो गई है। तो देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। कार्ल मार्क्स भी एवोल्यूशन की बात करते हैं कि पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, फिर स्लेव सोसाइटीज आई, फिर फ्यूडल सोसाइटीज आई, आज की तारीख में कैपिटल सोसाइटी। दिस इज एवोल्यूशनरी अप्रोच। तो इन्होंने एवोल्यूशनरी अप्रोच भी ली एक। फिर इन्होंने लिए कल्चरल अप्रोच। GS घुरे हम पढ़ चुके हैं। GS घुरे फॉलोड कल्चरल अप्रोच। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को एंशियंट टेक्स्ट्स, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के थ्रू समझने की कोशिश की। कल्चर को समझने के लिए उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट फॉलो किए, रामायण, महाभारत, शास्त्रास, पुराणास, ठीक है, ट्रैवलर्स की किताबें। तो कल्चरल अप्रोच भी योगेंद्र सिंह ने ली। फिर आता है आइडियोलॉजिकल अप्रोच। कुछ थिंकर्स हैं जो सोशल चेंज को एक आइडियोलॉजी मानते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि सोशल चेंज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिफाइन कर रहा है? दैट इज एज पर योर आइडियोलॉजी। आप बोल रहे हो पॉजिटिव है, आप बोल रहे हो नेगेटिव है, आप बोल रहे हो कि हाँ तालिबान सरकार आई है अफगानिस्तान में तो ये बुरी बात है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी तो अच्छी बात है। तो इट इज़ वैल्यू लोडेड है। तो इसका मतलब ये कि आप अपनी एक आइडियोलॉजी, आप अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी, पर्सनल धारणा, पर्सनल नोशन इम्पोज कर रहे हो। हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बेटर दैन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेड सोसाइटी? तो ये एक कुछ थिंकर्स का कहना था कि वेन एवर आई से समथिंग इज गुड और समथिंग इज बैड, मॉडर्निटी इज गुड, ठीक है, एंड रिग्रेसिव सोसाइटी इज बैड, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव का कॉन्सेप्ट है, तो इट इज़ वैल्यू लेडन। अच्छा बुरा बोलना मतलब आप अपनी पर्सनल थिंकिंग को सामने लेके आ रहे हो। हाउ कैन यू से समबडी इज गुड और बैड? तो आइडियोलॉजिकल जो सोच थी, ये भी कुछ थिंकर्स की एक अप्रोच रही थी, इसको भी उन्होंने अपनाया। एंड फोर्थ आता है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ा था MN श्रीनिवास का अभी तक। तो दिस इज नॉट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बट दिस इज स्ट्रक्चरल। ये उसी का एक पार्ट है कि सोसाइटी जो है एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। जैसे एक बिल्डिंग जब बनती है तो उसकी कंस्ट्रक्शन जब होती है तो आप सरिये बनाते हो, सरिये डालते हो, RCC डालते हो, तो वो इसका ढांचा होता है। हमारी जो बॉडी है उसका ढांचा क्या है? हमारा जो स्केलेटन होता है, जो बोन्स का स्केलेटन है, दैट इज ढांचा, दैट इज व्हाट इज कैरिंग अस, ठीक है। उसी के ऊपर मास चढ़ता है, उसी के ऊपर सेल्स, टिश्यूज डेवलप होते हैं, बॉडीली ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, बट एट द मेन स्ट्रक्चर विच इज कैरिंग आवर बॉडी इज आवर स्केलेटन। तो इसी तरह ये अप्रोच वाले जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। डिटेल में हम पढ़ेंगे पैराडाइम में। तो ये 4 चीज़ों को मिलाते हुए योगेंद्र सिंह ने एक अप्रोच निकाली जिसको उन्होंने कहा कि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इस अप्रोच को लेते हुए अब हम B सेक्शन में चलते हैं, वेयर आई विल एक्सप्लेन यू कि भाई योगेंद्र सिंह ने क्या पैराडाइम दिया, ठीक है। लेट्स सी। अब पैराडाइम की जब हम बात कर रहे हैं जो कि योगेंद्र सिंह ने दिया है, तो पैराडाइम को समझाने के लिए सबसे पहले योगेंद्र सिंह बात करते हैं कि जब सोसाइटी में चेंज आता है, देखो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, तो इंडियन ट्रेडिशन में जब मॉडर्नाइजेशन होती है तो इट्स अ चेंज, इट्स अ सोशल चेंज इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले योगेंद्र सिंह बताते हैं कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सोशल चेंज आता कैसे है, किसी भी सोसाइटी में सोशल चेंज का सोर्स क्या होता है। इंडियन सोसाइटी है,
चेंज किसी भी सोसाइटी में, रोमन सोसाइटी है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, अमेरिकन सोसाइटी है, यूरोपियन सोसाइटी है, किसी भी सोसाइटी में चेंज के अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह दो सोर्स होते हैं। एक तो है कि आपका चेंज जो है वो हो सोसाइटी के अंदर से ही आ जाए। ये है सोसाइटी आपकी, सोसाइटी के अंदर ही चेंज आने के बीज पड़े हैं। कोई भी चेंज आ रहा है अगर सोसाइटी के अंदर से आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोजेनेटिक। सोसाइटी के अंदर से, देखो ऑर्थो वैसे हम बोलते हैं कि हड्डियों का जो डॉक्टर होता है उसको ऑर्थो बोलते हैं, बट यहाँ पे ऑर्थोजेनेटिक मतलब दैट सोर्स ऑफ सोशल चेंज इज फ्रॉम विद इन द सोसाइटी। कास्ट वाले चैप्टर में एम.एन. श्रीनिवास संस्कृताइजेशन का एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। संस्कृताइजेशन बेसिकली होता है कि एक छोटी जाति के लोग अपने से थोड़ी सी ऊपर वाली जाति के लोगों की ट्रेडिशन, कल्चर कॉपी करना शुरू कर देते हैं और अपने कुछ कल्चर्स को छोड़ते हैं ताकि कुछ सालों तक उनको उस अपर कास्ट का स्टेटस मिल जाए सोसाइटी में। तो बेसिकली दे कॉपी the culture, the traditions, the cuisine, the way of dressing of upper caste, ताकि कुछ सालों तक उनको उनका स्टेटस मिल जाए, वो भी उसी कास्ट के मेंबर्स कहलाएं। तो what are you seeing? It is a social change within the society, और इसमें बदलाव भी सोसाइटी के अंदर से ही हो रहा है, बाहर से कोई नहीं आया सोसाइटी में बदलाव करने। तो when the source of change is within the society, that is called an orthogenetic change। ठीक है। अब अगर सोसाइटी में एक बदलाव बाहर से हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया इंडिया पे, तो ब्रिटिशर्स के अटैक करने के बाद जो भी उन्होंने इंडिया में चेंजेस लेके आए, चाहे वो रेलवेज लेके आए, चाहे वो टेलीग्राम लेके आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, ये ट्रांसपोर्ट के चेंजेस हो गए, सड़कें बनाई उन्होंने, या फिर उन्होंने एक सरकार बनाई, सरकार चलाने का तरीका है, किंग्स राजा प्रजा का कॉन्सेप्ट चला गया, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट वो लेके आए। तो ये जो चेंजेस आए इंडियन सोसाइटी में ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनेटिक चेंज। हेट्रोजेनेटिक चेंज मतलब द सोर्स ऑफ चेंज इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी। दो तरह के चेंजेस होते हैं, योगेंद्र सिंह कहते हैं हेट्रोजेनेटिक एंड ऑर्थोजेनेटिक। जो अंदर से होता है वो ऑर्थोजेनेटिक है, जो बाहर से होता है वो हेट्रोजेनेटिक है। ठीक है, सोर्स ऑफ चेंज आपको समझ में आता है। अब थोड़ा थोड़ा हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ चेंज, तो यहाँ पे हमने बात करी हेट्रोजेनेटिक चेंज की और हमने बात करी ऑर्थोजेनेटिक चेंज की। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। अब थोड़े और मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ इस बारे में। हेट्रोजेनेटिक चेंज और ऑर्थोजेनेटिक चेंज। ऑर्थोजेनेटिक चेंज की पहले बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था संस्कृताइजेशन का। ठीक है, संस्कृताइजेशन मतलब एक लोअर कास्ट अपर कास्ट के रिचुअल्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को फॉलो कर रही है और अपने कुछ छोड़ रही है। ठीक है, ताकि कुछ सालों तक उनको वो स्टेटस मिल जाए, वो भी थोड़े अपर कास्ट हो जाएं। दैट इज संस्कृताइजेशन एंड इट इज़ एन ऑर्थोजेनेटिक चेंज। ठीक है, अब एक और चेंज मैं आपको बताती हूँ, दैट इज कल्चरल रेनेसां। कल्चरल रेनेसां क्या था? देखो 1800s में जब राजा राम मोहन रॉय थे, ब्रिटिशर्स का रूल था और राजा राम मोहन रॉय सती के अगेंस्ट लड़ रहे थे। विडो रीमैरिज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर लड़ रहे थे। तो दीज वर द चेंजेस ब्रॉट बाय इंडियंस इन द इंडियन सोसाइटी। इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं था। नो ब्रिटिशर was forcing them to abolish sati. No Britisher was forcing them to go for widow remarriage. इंडियंस ही, जो थोड़े जागरूक इंडियंस थे, वो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में कुछ कुरीतियाँ हैं,
अनटचेबिलिटी है, पेट्रियार्की है, विमेन की सबॉर्डिनेशन है, विमेन का ऑपरेशन है, इन चीज़ों को हमें बदलना होगा अगर हमें हमारी सोसाइटी में एक यूनिटी लेके आनी है। यूनिटी आएगी, समाज के सारे सेक्शन जो प्रताड़ित हैं वो भी हमारे साथ इकट्ठे होंगे, तभी जाके हम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट एकजुट होके लड़ पाएंगे। अदरवाइज इंडियन सोसाइटी वॉज डिसइंटीग्रेटेड इंटू सो मैनी सेक्शन, सो मैनी कास्ट्स, ठीक है, सो मैनी रिलीजन्स। तो यूनिटी लेके आने का एक ये तरीका था कल्चरल रेनेसां, एंड इट वाज एन ऑर्थोजेनेटिक सोशल चेंज। ठीक है, इसको हम रेनेसां बोलते हैं, इंडियन रेनेसां भी बोलते हैं, कि इट वाज एन ऑर्थोजेनेटिक चेंज टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, हेटेरोजेनेटिक में हमने बात करी कि ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स तो आए, उसके पहले क्या होता है, ब्रिटिशर्स केम एज ट्रेडर्स इनिशियली। वो यहाँ पे ट्रेड एंड कमर्स करने आए थे। उन्होंने लोकल राजाओं के साथ कमिटमेंट करी थी कि हम यहाँ थोड़ी बहुत, पहले तो फैक्ट्रीज तो बाद में लगाई, पहले सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे। ठीक है, तो दिस इज, जब वो यहाँ आते हैं उनको ट्रेड रूट्स मिलते हैं यहाँ आने के, तो कुछ टाइम बाद इंडियंस भी लंदन जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, महात्मा गांधी लंदन गए पढ़ाई के लिए, अंबेडकर कोलंबिया गए पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे इंडियंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इनिशियली दे वेंट टू अदर कंट्रीज टू लर्न, टू गेट एजुकेटेड, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए, शेक्सपियर को पढ़ने के लिए वो बाहर गए। बाहर जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारा देश तो गुलाम है। यहाँ पे इंग्लैंड अ फ्री कंट्री, दिस इज़ हाउ अ फ्री कंट्री लुक्स लाइक। यहाँ पे सिटीजनशिप राइट्स हैं, यहाँ पे लोग अपनी भाषा, अपने कपड़े पहनते हैं, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। वी आर नॉट अंडर एनी अदर गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जाके दे रियलाइज कि इंडिया कितना गुलाम है, एंड दिस इज़ हाउ अ फ्री कंट्री लुक्स लाइक। डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, राइट टू वोट है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके फिर जब वो वापस इंडिया आए अपने नेशनलिज्म, अपने पेट्रियोटिज्म के सहारे, एंड यहाँ पे आके फिर वो लोकल लोगों को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, दे वर वेस्टर्न एजुकेटेड। फिर वो वापस आए, उन्होंने कहा मेरे को अपना देश बदलना है, मेरा देश गुलाम है, मेरी एक ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने देश को आज़ाद कराऊं। तो दिस प्रोसेस वेयर दे गो आउट, दे लर्न अबाउट दीज थिंग्स, एंड फिर वो वापस आके इंडियन सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं। अब वो चेंज अगर इस लेवल पे है कि इंग्लिश भाषा उन्होंने सीखी, इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने ली, इस लेवल का जो चेंज है, या फिर ब्रेड खानी शुरू करी, शराब पीनी शुरू करी, दीज आर ऑल वेस्टर्न कल्चर्स, जीन्स, कोट पैंट, हैट पहननी शुरू करी, दिस इज चेंज ब्रॉट बाय प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन। मार्क दिस वर्ड, प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन। प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेवल पे, कि मैं खुद लंदन गई, मैंने भी वहाँ का कल्चर देखा, मेरे को ब्रेड खानी पसंद आई, मेरे को वाइन पीनी पसंद आई, मैं इंडिया में वापस आके भी वही कल्चर फॉलो कर रही हूँ। मोस्टली बंगालीज जो गए थे वहाँ पे, दे यूज टू ड्रिंक वाइन, दे यूज टू ईट मीट, दे यूज टू ईट ब्रेड, एंड दे यूज टू स्मोक, एंड दे यूज टू बी प्राउड ऑफ इट। हाँ, वी आर वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन। ये कल्चरल लेवल पे एक चेंज था। उन्होंने अपने खाने पीने, पहनने, रहने के तरीके को बदला और कॉपी किया वेस्टर्न कल्चर। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, क्लियर है आपको? थोड़ा और हम पीछे जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में। ब्रिटिश रूल से पहले इस्लाम धर्म भारत में आता है। महमूद गजनी का अटैक हुआ था 1001 ईस्वी में, और उसके बाद ही बहुत सारे अटैक हुए। फिर इंडिया में इस्लाम कल्चर आता है। तो आम लोगों ने, जब एक इस्लामिक किंग आपको रूल कर रहा है, तो आम लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। दिन में 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं, पर्दा सिस्टम आता है, और ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट आता है, निकाह आपका इस्लामिक कल्चर से हो रहा है। तो आपने इस्लामिक कल्चर की सारी चीज़ें जो कि एक परिवार में एक इंसान को निभानी होती हैं, हज पे जाना, वो सब इन्होंने हमारे कल्चर में आ गई। दैट इज़ कॉल्ड इस्लामाइजेशन। आम लोगों ने जब इस्लाम धर्म को अपने
जीवन की कला में, अपने रहने के ढंग में अपनाया, उसको कहते हैं इस्लामाइजेशन। ठीक है, फिर थोड़ा हम और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया आम लोग। प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन में मैंने यूज़ किया कि आम लोग जो बाहर गए, वेस्टर्न एजुकेटेड हुए, यहाँ आके वो सेम कल्चर फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली लोग, इंडिविजुअल्स, यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल्स की, जो खुद अपने लेवल पे उन्होंने या तो दूसरे धर्म को अपनाया, इस्लाम धर्म को अपनाया, या फिर उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया एंड दे आर फॉलोइंग इट इन देयर डे टू डे लाइव्स। ठीक है, दिस पैटर्न, अब ध्यान से सुनो, जब आम लोग, जब इंडिविजुअल्स किसी भी बाहर की चीज़ को अपना रहे हैं, हेट्रोजेनेटिक या फिर संस्कृताइजेशन की बात करें तो अंदर ऊपर के कल्चर को अपना रहे हैं। बेसिकली इंडियन सोसाइटी के अंदर ही कुछ अलग अपर कास्ट को अपना रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तो दिस चेंज इज फॉलोड बाय फोक्स, दिस चेंज इज फॉलोड बाय इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, कॉमन पीपल। ठीक है, ग्रुप्स इन द सोसाइटी, तो दैट इज कॉल्ड लिटिल ट्रेडिशन। एक वर्ड आप याद रखिए, फोक्स। ठीक है, कोई एक बंदा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं फॉलो किया, या सिर्फ एक किंग जिसने अटैक किया, इस्लाम यहाँ पे लेके आया, सिर्फ किंग महमूद गजनी नहीं इस्लाम धर्म फॉलो कर रहा। आम लोग, प्रजा फॉलो कर रही है इस्लाम को अपने रहने सहने, अपने डेली लाइफ्स में। संस्कृताइजेशन में भी आम लोग, एक लोअर कास्ट की पूरी कम्युनिटी है जो कि अपनी लाइफस्टाइल से दुखी है, अपने ऑपरेशन से दुखी है, एंड दे थिंक कि शायद अगर हम उनके कल्चर को, अगर उनका कल्चर भगवान अच्छा मानता है तो हम उनके कल्चर को अपनाते हैं, अपने कल्चर को छोड़ते हैं, तो शायद हमें समाज में थोड़ी और इज्जत मिल जाए, हमें थोड़ी और रिस्पेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो लिटिल ट्रेडिशन इज कंसर्न्ड विथ फोक्स, कॉमन पीपल। ठीक है, कल्चरल रेनेसां की हमने जब बात करी, देन वी वर टॉकिंग अबाउट के बड़े बड़े एलीट्स जो थे। ठीक है, एक बंदे की बात हो रही है, राजा राम मोहन रॉय। अब जब हम प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन पकड़ रहे, वी टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो वेस्टर्न एजुकेटेड थे, यहाँ आके दे फॉलोड वेस्टर्न कल्चर। इसमें किसी एक इंसान का नाम नहीं है। ठीक है, कल्चरल रेनेसां कुछ इंडिविजुअल्स जो थे, जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी जिनकी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या महात्मा गांधी, या अंबेडकर, या सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये लोग बड़े बड़े जो थे, इन्होंने कल्चरल रेनेसां लेके आए थे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एलीट्स हु आर ब्रिंगिंग चेंज इन द सोसाइटी, वी कॉल दैट ग्रेट ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में, कल्चर में जब हम चेंज लेके आ रहे हैं, एक बड़े लेवल पे हम चेंज लेके आ रहे हैं, देन वी टॉक अबाउट ग्रेट ट्रेडिशन। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस्लामाइजेशन तो फोक लेवल पे हुई, यहाँ पे इस्लामिक इम्पैक्ट जो था, सेकेंडरी इस्लामिक इम्पैक्ट की बात करते हैं। यानी कि अब आप ताजमहल को देखिए, ताजमहल जो बनवाया वो एक राजा ने बनवाया। ठीक है, एंड इट हैड अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उस टाइम पे भी, आज के टाइम पे भी, टू द एक्सटेंट कि भाई उसमें जो भी इस्लामिक कल्चर फॉलो हुआ, उसमें जो भी इस्लामिक आर्किटेक्चर फॉलो होता है, दैट गॉट फेमस टू द एक्सटेंट दैट इट इज कॉल्ड द सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सेवंथ या एट्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट इज द मैक्रो ग्रेट स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लाम धर्म की ये चीज़ें जब बहुत ही बड़े लेवल पे फेमस हुई, जब किसी एलीट ने, किसी राजा ने फेमस करी, कल्चरल रेनेसां भी कुछ एलीट्स ने फेमस किया, इस्लामिक इम्पैक्ट भी एक राजा जब लेके आता है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट पीपल, ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, तो दिस इज सेकेंडरी इम्पैक्ट। जब कुछ सालों बाद, अब महमूद गजनी ने जब अटैक किया, उससे कुछ सालों बाद, ठीक है, मुगल्स भी आए, फिर सुल्तान्स भी आते हैं उससे पहले, तो ये जो ट्रेडिशन इस्लाम धर्म आता है, ये जब राजा के लेवल पे आ गया, राजा की सरकार है, राजा प्रजा का जो कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग इज ओन्ड बाय राजा,
people are just subjects. The kingdom, the whole area, territory is owned by राजा, king. तो किंग अगर इस्लाम धर्म फॉलो कर रहा है देन उसके द्वारा जो इन्फ्लुएंस है पूरी सोसाइटी पे, दैट इज ग्रेट ट्रेडिशन. स्लोली पीपल स्टार्ट फॉलोइंग दैट किंग, है ना. जब वो ग्रेट ट्रेडिशन परकोलेट डाउन होता है अमंग फोक्स, अमंग ऑर्डिनरी पीपल, दिस इज लिटिल ट्रेडिशन जो आम जनता फॉलो करती है. ठीक है, ये देखो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी दीज आर एलिट्स, दीज आर फोक्स. फोक्स एक कल्चर फॉलो करते हैं. गांव के लोग गांव में कहानियाँ सुनते हैं, रिडल्स होती हैं, पहेलियाँ होती हैं, कोई नाचने वाला है, मेला जब लगता है कोई नाचने वाला है, कोई आपको चाट खिलाता है, कोई आपको पहेलियाँ हैं, कहीं कुछ होता है, ठीक है, कहीं नाटक होता है. तो दोज आर द कल्चर, दोज आर द ट्रेडिशंस ऑफ फोक्स. एलिट्स का क्या है, आपके राजा क्या धर्म फॉलो करते हैं, वो क्या कल्चर फॉलो करते हैं, उनकी कितनी रानियाँ होती हैं, वो शिकार पे जाते हैं, वो राज्याभिषेक करते हैं, उनके कितने घोड़े हैं, वो कल्चर, शादी उनकी कैसे होती है. आज की तारीख में अगर हम बोलें तो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी हुई. जब शादी हुई उसके बाद दिल्ली में, ठीक है, अनुष्का शर्मा वाला लहंगा चाहिए, ठीक है, वो मिलना शुरू हो गया. उसकी फर्स्ट कॉपी, उसकी सेकेंड कॉपी मिल रही है. एंड एवरीबडी वांट्स टू गेट दैट, whoever wants to get married, every girl, तो वो चाह रही है कि अनुष्का शर्मा वाला मेरे को लहंगा चाहिए. तो दैट इज द percolation down of great tradition followed by elites in Indian society. एलिट्स लाइक अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली, उनका जो कल्चर है, हम प्रभावित होके, हम आम जनता प्रभावित होके उनके ट्रेडिशन को कॉपी करते हैं. तो द ट्रेडिशन ऑफ एलिट्स इज परकोलेटिंग डाउन टू फोक्स. फोक्स अपना कल्चर छोड़ के आपके धर्म में, आपकी कम्युनिटी में कैसे लहंगा पहनते हैं, कैसे ज्वेलरी पहनते हैं, वो सब आप छोड़ के कैसे गाने गाए जाते हैं. आपकी शादी में बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं, आपकी शादी में आप अनुष्का शर्मा का लहंगा पहन रहे हैं, रस्में रिवाज छोड़ के रील्स बनाने के लिए या कुछ भी ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जो कि बॉलीवुड में किसी ने शुरू किया हो, किसी एलिट ने शुरू किया हो. तो दैट इज द परकोलेशन डाउन के ग्रेट ट्रेडिशन इज गोइंग डाउन बिट बाय बिट एंड फॉलोड बाय द फोक्स, द मासेस. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी इस्लामिक इम्पैक्ट का जस्ट आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ताजमहल. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का इसने कॉन्सेप्ट दिया. थोड़ा थोड़ा हम आधा अब पैराडाइम बना चुके हैं. क्या पैराडाइम बना चुके हैं? सोर्स ऑफ चेंज क्या होता है, ऑर्थोजेनेटिक और हेट्रोजेनेटिक. उसके आगे कैटेगराइजेशन है लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन में. लिटिल ट्रेडिशन फ्रॉम ऑर्थोजेनेटिक सोर्स इज इस्लामाइजेशन एंड प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन. बाहर के सोर्स से हमें ब्रिटिश रूल के टाइम पे प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन दिखी और इस्लामिक रूल के टाइम पे इस्लामाइजेशन हुई. ग्रेट ट्रेडिशन एलिट्स के लेवल पे सेकेंडरी इस्लामिक इम्पैक्ट आया. और ग्रेट ट्रेडिशन अगर हम ऑर्थोजेनेटिक सोर्स की बात कर रहे हैं, अंदर से ही जो चेंजेस आए वो कल्चरल रेनेसा, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज. संस्कृताइजेशन की एग्जाम्पल दी, दैट इज ऑर्थोजेनेटिक एंड इट इज फॉलोड बाय लिटिल ट्रेडिशन. अब हम चलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करते हैं. माइक्रो स्ट्रक्चर एंड मैक्रो स्ट्रक्चर. इसको समझने से पहले थोड़ा मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं. मैंने आपको बताया था कि जब योगेंद्र सिंह ने पिछले थिंकर्स की लिमिटेशन बताई थी तो उन्होंने कहा था कि या तो वो जब वो ट्रेडिशन को पढ़ते हैं तो सोशल स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो ट्रेडिशन को छोड़ देते हैं. तो योगेंद्र सिंह ने बेसिकली बोला था कि भाई पूरी की ह्यूमन सिविलाइजेशन है या ह्यूमन इंडियन सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी की बात करें तो दैट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट टू पार्ट्स? अगेन वो कहता है कि भाई कुछ तो होते हैं एलिट्स, कुछ बाकी होते हैं मासेस या फोक्स. ठीक है, अब फोक्स जो हैं ये जो कल्चर फॉलो करते हैं इसको हमने बोल दिया लिटिल ट्रेडिशन.
एलिट्स जो कल्चर फॉलो करते हैं और उसको फिर बाद में फोक्स कॉपी भी करते हैं, उसको बोल दिया उसने ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोशल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में उसने ये दो कैटेगरीज बताई और सोशल स्ट्रक्चर में उसने बोला ये दो कैटेगरीज होती हैं। कुछ समझ में आया कि भाई दिस इज ट्रेडिशन एंड दिस इज सोशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की मैंने बात करी थी जब कि एक बिल्डिंग का जब एक ढांचा बनता है, जब आपकी बॉडी का एक ढांचा होता है, ढांचा मतलब कि मेन कंस्ट्रक्शन जो है, जो सरिये पड़े हुए हैं जिसके ऊपर पूरी सोसाइटी बंधी हुई है। सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर मतलब जो भी इंसान है, इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में, वो पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। जब भी कोई इंसान पैदा होता है इंडिया में कह रही हूँ, सोसाइटी में कोई भी इंसान होता है, सर्वाइव करने के लिए सदियों से कुछ ना कुछ हम काम करते आ रहे हैं। पहले हम हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर स्लेवरी करते थे, स्लेवरी भी जीने का एक तरीका था, फिर खेती कर रहे हैं, या आज की तारीख में कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई पॉलिटिशियन है, कुछ ना कुछ काम सोसाइटी के इंडिविजुअल्स कर रहे हैं जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल की ये एक्टिविटी करते हुए दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो इंटरैक्शन है, जो नेटवर्क है, उसी नेटवर्क को बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। हाउ द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, उसको बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो, इंडिविजुअल्स हैं, इंटरैक्शन किस चीज़ पे बेस्ड है? आप दुकान पे जाते हैं, आप एक चीज़ खरीदते हैं, वो आपको दुकानदार चीज़ देता है, आप उसके पैसे देते हो। तो ये जो रिलेशन है, इसके कुछ चीज़ें डिफाइंड हैं, इसका कोई एक ढांचा डिफाइंड है कि यू हैव टू गिव मनी, ही हैज़ टू गिव यू प्रोडक्ट। कुछ खामी निकलती है तो ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ऑल्सो। एंड आपने जो पैसा देना है वो फटा नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, वो असली होना चाहिए, ताकि वो आगे किसी और काम में वो लेके आ सके। तो कुछ डिफाइंड चीज़ें हैं जब इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी आर इंटरैक्टिंग। ये दो चीज़ों में चीज़ें आती हैं। वन इज स्टेटस। व्हाट इज़ योर स्टेटस इन सोसाइटी? एक बच्चा जब टॉफ़ी लेने जाता है तो देयर इज़ हाई चांस के धोखा दे सकते हैं उसको। ठीक है, अगर मान लो वो 1 किलो आटा लेने गया, मम्मी ने बोला, तो हो सकता है उसको 900 ग्राम ही दिया हो। ठीक है, तो उसका स्टेटस क्योंकि बच्चे का था सोसाइटी में, तो उसके हिसाब से उसके धोखा होने के चांस बढ़ गए। एक स्टेटस होता है, एक रोल होता है। एक स्टेटस पे अगर मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, दैट इज़ माई स्टेटस इन सोसाइटी, उसके स्टेटस के बेसिस पे मेरा एक रोल है सोसाइटी में। पहले टाइम पे रोल क्या था कि भाई मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, मेरे को राजा फ्री में ही, दान में ही ज़मीन दे रहा है टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, या मेरे को लोग दान दे रहे हैं जस्ट टू कंडक्ट पूजा या कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। तो एक स्टेटस होता है और उस स्टेटस के बेसिस पे आपका एक रोल होता है। अगर मैं टीचर हूँ, दैट इज़ माई स्टेटस इन सोसाइटी। उसके बेसिस पे मेरा एक रोल है सोसाइटी में कि पढ़ाना है, बच्चों को अच्छे से समझाना है, उनकी सिलेक्शन करवानी है, उनके भविष्य अच्छा करना है। तो that is how your interaction with other individuals in the society is defined, and that is called social structure। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में आपके नेटवर्क है। नेटवर्क इज डिफाइंड ऑन द नेटवर्क या इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रोल एंड योर स्टेटस। तो योगेंद्र सिंह ने बोला कि भाई सोशल स्ट्रक्चर ये होता है, एंड सोशल स्ट्रक्चर में भी एलीट्स हैं और मासेस हैं। मासेस को उसने बोल दिया कि दिस इज माइक्रो स्ट्रक्चर and this is macro structure। ठीक है, वही बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि माइक्रो स्ट्रक्चर एंड मैक्रो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका दिस इज द होल पैराडाइम गिवन बाय
योगेंद्र सिंह। माइक्रो स्ट्रक्चर्स में अगर हम हेट्रोजेनेटिक चेंजेस की बात करें कि बाहर से जो चेंज आया सोसाइटी में उसका माइक्रो स्ट्रक्चर पे क्या बदलाव आया, तो इसमें हम बात करते हैं, एक एग्जांपल योगेंद्र सिंह देते हैं रोल डिफरेंशिएशन की, और एक एग्जांपल ये देंगे न्यू लेजिटिमाइजेशन की। डोंट गेट स्केयर्ड बाय दीज हैवी वर्ड्स। रोल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि अब हेट्रोजेनेटिक चेंज की बात हो रही है, मतलब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स आए बाहर से, ब्रिटेन से आए, इन्होंने माइक्रो स्ट्रक्चर पे क्या चेंजेस लेके आए। देखो पहले क्या होता था कि इंडिया में राजा प्रजा का कॉन्सेप्ट था, तो राजा इज एवरीथिंग। राजा के पास एक सुप्रीम अथॉरिटी है, डिवाइन अथॉरिटी है टू रूल द मासेस। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी ज़मीन सारा किंगडम राजा का है। जो वहाँ पे पेजेंट्स काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं, सारी ओनरशिप उनकी जो उपजाऊ ज़मीन पे जो पैदावार होगी उसकी ओनरशिप सारी राजा की होगी। थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन वो किसान अपने पास रखता है अपने सर्वाइवल के लिए, फिर टैक्सेस देते हैं, ये करते हैं। तो बेसिकली राजा, फिर जो जजमेंट है, पनिशमेंट देनी है, ठीक है, वो भी राजा के हक में है। तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, ऑल काइंड्स ऑफ पावर्स आर ओन्ड बाय राजा, ठीक है। रोल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रक्चर पे, मतलब फोक्स के लेवल पे छोटे छोटे रोल्स आ गए। रोल्स क्या आ गए कि जब ब्यूरोक्रेसी आए तो उनको काम करने के लिए एक क्लर्क की ज़रूरत थी, तो क्लर्क की हायरिंग करेंगे मासेस से, मासेस में एक किसी को क्लर्क बना दिया। फिर मान लीजिए कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जुडिशरी, क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स की इंट्रोडक्शन आई, तो उसमें भी क्लरिकल लेवल पे आपको छोटे छोटे काम करने के लिए, टाइपराइटर का काम है, कुछ काम है, तो नए नए रोल्स आए, रोल्स की डिफरेंशिएशन हुई। कोई एक इंसान सारे रोल्स नहीं निभा रहा है। मासेस के लेवल पे यानी कि माइक्रो स्ट्रक्चर यानी कि सोसाइटी के लोअर लेवल पे चेंजेस आए फ्रॉम हेट्रोजेनेटिक सोर्सेज, फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि छोटे छोटे नए नए तरह के रोल्स निकले, ठीक है। और उन रोल्स को जो नए डिफरेंशिएशन, मतलब कि नए नए अलग अलग तरह के रोल्स है। आज के तारीख में अगर हम बात करें तो देयर आर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। आज से 10 साल पहले इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का आपने कॉन्सेप्ट भी नहीं सुना होगा। आज की तारीख में वो लाखों रुपए कमाते हैं। आज से 10 साल या 20 साल पहले आपने मेंटल हेल्थ काउंसलर्स का नाम नहीं सुना होगा। मेंटल हेल्थ के इश्यूज आज जाके बढ़े हैं, तो पीपल आर पेइंग 2000 पर आवर टू गेट काउंसलिंग। तो ये नए नए तरीके के रोल्स आ चुके हैं सोसाइटी में, थ्रू विच पीपल आर अर्निंग मनी, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम। दीज आर कॉल्ड रोल डिफरेंशिएशन। पहले के ज़माने में ब्यूटी पार्लर कहाँ होते थे? पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। थेरेपिस्ट नहीं होते थे, मसाज करने वाले नहीं होते थे। अब ये जो नए नए रोल्स आ रहे हैं एंड दीज आर स्पेशलाइजेशंस इन देयर ओन सेक्टर्स, और उसी से ये पैसा कमा रहे हैं, दैट इज देयर सोर्स ऑफ लिविंग। दिस इज कॉल्ड रोल डिफरेंशिएशन, एंड दिस हियर इट एट द माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल इज ब्रॉट बाय हेट्रोजेनेटिक सोर्स ऑफ चेंज। आज के तारीख में अगर आपको एग्जांपल देना होगा तो दिस इज ऑल्सो अ चेंज, अ हेट्रोजेनेटिक चेंज ब्रॉट बाय ग्लोबलाइजेशन विच इज अ हेट्रोजेनेटिक सोर्स ऑफ चेंज। ग्लोबलाइजेशन से ही इंस्टाग्राम इंडिया में आया है, ये ऐप इंडिया में आई है, अमेरिकन ऐप है, और इसी से ही जो इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट है वो भी बाहर से आया है, और इंडियंस आर कॉपिंग इट एंड यूजिंग इट एज अ सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। न्यू लेजिटिमाइजेशंस। न्यू लेजिटिमाइजेशंस का क्या मतलब है कि जब नई नई चीज़ें आपकी सोसाइटी में आई, ठीक है, तो आप उनको मानने लग गए धीरे धीरे। दैट इज कॉल्ड न्यू टाइप्स ऑफ लेजिटिमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कह लीजिए कि पहले ज़माने में लोकल विलेज का कल्चर इज़ फोक कल्चर, इट्स द कल्चर ऑफ द मासेस, इट्स अ माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि पहले ज़माने में जो अपर कास्ट हैं, कास्ट सिस्टम की बहुत गहरी जड़ें होती हैं विलेज लेवल पे, कास्ट रिजिडिटीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
तो पहले ज़माने में या इवन आज के टाइम पे भी, बट लेट्स गो बैक, कि जो अपर कास्ट है उनके पास हर तरह की पावर होती थी, एंड दैट सोर्स ऑफ देयर पावर इज बिकॉज देयर अपर कास्ट, कि भाई ट्रेडिशन इज गिविंग देम द पावर टू ओन लैंड, टू ओन एंट्री टू टेम्पल्स, टू हैव ओनरशिप ऑफ वेल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन जायदाद सबकी ओनरशिप, इवन सोशल कैपिटल, यानी कि बाकी विलेजर्स के साथ अच्छे संबंध, बाकी विलेजर्स के सरपंच के साथ अच्छे संबंध, आपके गांव में जो बहुत सारे गांव के जो डीसी है, कलेक्टर साहब के साथ आपके अच्छे संबंध, शायद आपकी कास्ट अगर आपके स्टेट के शिक्षा मंत्री की कास्ट से सेम है तो उनके साथ अच्छे संबंध बाय डिफॉल्ट, जस्ट बिकॉज यू आर एन अपर कास्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशन, यू बिलीव इन कास्ट सिस्टम। तो ट्रेडिशन, थ्रू द सोर्स ऑफ ट्रेडिशन के बलबूते पे आपको सोसाइटी की सारी पावर्स मिल रही हैं। आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में सबसे पहला स्कूल खुलता है तो उसकी इनॉग्रेशन आप कर रहे हैं, आपका बच्चा सबसे पहले वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, सबसे पहले एजुकेशन आपको प्राप्त हो रही है। आपके गांव में सबसे पहले बिजली की सप्लाई आती है, सीवरेज की सप्लाई आती है, या पानी की सप्लाई आती है, उसका सबसे पहले फ़ायदा कौन उठा रहा है? अपर कास्ट। ठीक है, ये था। अब द सोर्स ऑफ देयर पावर वॉज ट्रेडिशन। न्यू लेजिटिमाइजेशन में क्या होता है कि जब नए नए चेंजेस आए, ब्रिटिश सरकार आई, ठीक है, वो लेके आ रही है सब चेंजेस, सड़कें बना रही है, रेल बना रही है, बिजली पहुंचा रही है, टेलीग्राम की सुविधा आ रही है, ब्यूरोक्रेसी में क्लर्क्स चाहिए या आर्मी में आपको लोग चाहिए। तो जो भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, जो कि आपके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपके मॉडर्नाइजेशन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, उसका फ़ायदा अपर कास्ट उठा रहा है, अभी भी वही उठा रहा है। बट लेजिटिमाइजेशन क्या है? अब ट्रेडिशन इज़ नॉट लेजिटिमाइजेशन। अगर एक अपर कास्ट को विलेज में सरपंच के इलेक्शन के लिए खड़े होना है, देखो डेमोक्रेटिक एथोस आए ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे, बट उसको भी मैनिपुलेट करके अपर कास्ट ने अपना फ़ायदा उठा लिया। पहले ट्रेडिशन के पावर्स थे, अब वो कह रहे हैं कि भाई हम खड़े होंगे तो हम आपके भले करेंगे, ठीक है, हमें भगवान ने आपकी सेवा करने का मौका दिया है, हमारी जिम्मेदारी है आपकी सेवा करना, तो अगर आप हमें इलेक्ट करोगे, हमारे पास अब न्यू लेजिटिमाइजेशन के सोर्सेज देखो, हमारे पास नेटवर्क है, हमारी शिक्षा मंत्री से बनती है, हमारी कलेक्टर से बनती है, जस्टिफिकेशन देखिए, हमारे पास लैंड है, हमारे पास इलेक्शन जीतने का पैसा है, बाकी गांव के सरपंच से हमारी बनती है, ठीक है। तो द सोर्स ऑफ लेजिटिमाइजेशन इज न्यू नाउ, दीज आर नॉट ट्रेडिशनल। अब वो थोड़े रैशनल तरीके से जस्टिफाई करते हैं, बट इट इज़ अगेन अ मैनिपुलेशन एंड द पावर इज स्टिल रिजाइडिंग विद अपर कास्ट। पावर नहीं चेंज हुई, पावर का सोर्स चेंज होता है, एंड दैट इज न्यू लेजिटिमाइजेशन। ठाकुर साहब ही सरपंच बनेंगे, वही करेंगे, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज ठाकुर साहब, उनके संबंध अच्छे हैं बाकी गांव के साथ, उनके पास पैसा है लगाने के लिए, कल को कुछ हमारे साथ होता है तो उनके पास मसल पार है, गुंडे हैं लड़ाने के लिए, कलेक्टर से संबंध अच्छे हैं, शिक्षा मंत्री से संबंध अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। दिस इज एट माइक्रो लेवल। अब हम आते हैं मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे जब ब्रिटिशर्स आए तो मैक्रो लेवल पे यू टेल मी क्या चेंजेस वो लाए। वो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लेके आए पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, वो धीरे धीरे पार्लियामेंट का भी कॉन्सेप्ट लेके आए, हाउस ऑफ कॉमन्स, लोअर हाउस और अपर हाउस का कॉन्सेप्ट लेके आए, वो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आए, वो वोटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो दीज वर न्यू पॉलिटिकल इनोवेशंस जो कि नेशनल लेवल पे हो रही थी, मैक्रो लेवल पे हो रही थी। जुडिशरी का कॉन्सेप्ट अब लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने बनाया, बैंकिंग का सिस्टम भी वो लेके आए, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े चेंजेस थे, रेलवेज का सिस्टम, पूरा नेटवर्क इंडिया में सबसे बड़ा चेंज था ये मैक्रो स्ट्रक्चर के लेवल पे। सड़कें, जीटी रोड तो चलो से शेरशाह सूरी ने बनाई थी, बट सड़कें भी उन्होंने काफ़ी बनाई। टेलीग्राम का कॉन्सेप्ट वो लेके आए, न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में छप रहे हैं और जगह जगह बट रहे हैं, न्यूज़पेपर्स ट्रेन के थ्रू ही अलग अलग शहरों में बंटते थे। तो दीज वर ऑल रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है।
पॉलिटिकल इनोवेशंस हो गई। फिर आपके मैंने बता दिया ब्यूरोक्रेसी, रेलवेज का भी एक एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। इंडस्ट्रीज, नेटिव इंडस्ट्रीज को चलो उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, बट जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो दैट comes here also, although that leads to the destruction of native industry, but यहाँ पे भी मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, मशीनीकरण होता है। इंडियन इंडस्ट्रीज में इंडियन रेवोल्यूशन की जो इनोवेशंस थी वो यहाँ पे आती है, पावर लूम आती है इंडिया में, ठीक है। तो दीज वर चेंजेस ब्रॉड बाय मैक्रो चेंजेस ब्रॉड बाय हेट्रोजेनेटिक सोर्सेस, ठीक है। इंडस्ट्रीज, रेलवेज पे लिख सकते हो। योगेंद्र सिंह ने और क्या बोला है, न्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिट्स, मतलब अगेन प्राइम मिनिस्टर, वाइस चांसलर का कॉन्सेप्ट या गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट, ये ब्रिटिशर्स लेके आए। फिर हम आते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर में ऑर्थोजेनेटिक सोर्स ऑफ चेंज कैसे आता है। ऑर्थो मतलब अंदर से चेंज आएगा, और माइक्रो स्ट्रक्चर पे, मासेस लेवल पे, फोक लेवल पे चेंज लेके आना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, योगेंद्र सिंह बात करते हैं कि माइग्रेशन, देखो इंडियन कल्चर में या इंडिया की सोसाइटी में ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसे चेंजेस होते थे। ऑर्थोजेनेटिक चेंज की बात करें तो ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर सकते। तो चेंजेस, अगर आप सोसाइटी में माइग्रेशन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके सोच के चलो क्या क्या कारण हो सकते हैं माइग्रेशन के। एक तो हो सकता है कि आपकी शादी हो गई, विमेन की माइग्रेशन कैसे होती है, शादी हो गई तो ससुराल जाके ही रहना होता है, तो एक गांव से दूसरे गांव चले गए या एक स्टेट से भी दूसरे स्टेट चले गए। एक तो ये सोर्स हो गया चेंज माइग्रेशन का। दूसरा है जो नॉर्मली मेन हु आर द ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली, ये काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन, जो इंटरनल माइग्रेशन है, जहाँ पे सोर्स ऑफ चेंजेस इंटरनल, दिस इज कंपल्सिव माइग्रेशन। इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स इन्वॉल्व नहीं है, एंड दिस इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर। ये है आपका ऑर्थोजेनेटिक सोर्स ऑफ चेंज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर, कंपल्सिव माइग्रेशन। या फिर इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पैटर्न रिकरेंस का। पैटर्न रिकरेंस मतलब कोई भी किसी भी तरह का चेंज जो गांव के लेवल पे हो रहा है या दो गांव के बीच में हो रहा है, उसको, और उसका सोर्स ऑफ चेंजेस इंटरनल, तो दैट वी कैन कॉल एज पैटर्न रिकरेंस। मान लीजिए कि दो गांव में एक गांव का किसान अपनी प्रोडक्ट दूसरे गांव में बेच के आता है, ठीक है, तो मार्केट के लेवल पे आपकी इंटरेक्शन है, कुछ उस लेवल का जो चेंज है दैट इज, और वो रिकरिंग है, उससे कोई बड़ा एक शिफ्ट नहीं हो रहा है, बड़ा एक चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट इज सोर्स ऑफ चेंजेस इंटरनल। कोई भी पैटर्न जो है जो रिपीट करता है अपने आप को, उससे कोई बड़ा चेंज नहीं होता, दैट द सोर्स ऑफ चेंज एट द माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल इज इंटरनल, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। फिर हम बात करते हैं मैक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे, अगर हम इंटरनल सोर्स ऑफ चेंज की बात करें तो क्या क्या हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि वैदिक एरा में आर्यंस आए थे ईरान से, मिडिवल एरा में आपके सुल्तान्स आए, मुगल्स आए, ठीक है। अगर हम 1800s की बात करें, 1700s की बात करें तो ब्रिटिशर्स आए, बट इनके ये हो गए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ चेंज। इंटरनली भी तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। जब नंदाज थे, नंदाज को डिफीट करके मौर्यंस आए थे, तो एक वंश का जब राज खत्म होता था और दूसरा वंश उस एरिया पे राज करता था, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ किंग्स, सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स फॉर द सेम टेरिटरी। आपने जब मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा तो एक वंश आया, एरिया वही है मगध एम्पायर, मगध उनकी कैपिटल होती थी, बट उसके बाद एक राजा आया, फिर दूसरा राजा, फिर तीसरा आया। अगर आप मौर्यंस की बात करें, अशोक के दादाजी थे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य, वो आए, उसके बाद, ठीक है, तो अशोक के ही टाइम पे 3 जनरेशन्स ने रूल किया। तो सर्कुलेशन ऑफ एलीट, द सोर्स ऑफ चेंजेस इंटरनल, कोई बाहर की ताकत नहीं आ रही है। ये एक एग्जाम्पल है मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे।
सर्कुलेशन ऑफ किंग्स लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि तक्षशिला वॉज अ ग्रेट ट्रेडिंग सेंटर, या कांचीपुरम, या ताम्रलिपि, या आज की तारीख में अगर हम बात करें तो सूरत, या दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ बोलते थे, तो वो, तो दीज वर मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ और ट्रेडिंग सेंटर्स। कलकत्ता, या इधर अगर हम बात करें तो मुंबई, बॉम्बे, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे इनका राइज और फॉल होता है, या ये ट्रेडिंग सेंटर्स पहले थे अब नहीं हैं। तमिलनाडु में आप देखेंगे या एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स आपको दिखाए जाते हैं, जहाँ पे प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड्स का, या कॉटन का, या सिल्क का, या मलमल का वो ट्रेड होता था विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बट कुछ मान ली 100-200 साल बाद वो सिटीज़ फॉल करते हैं, फिर नए सिटीज़ उभरते हैं विच बिकम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रेड सेंटर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, दीज आर इंटरनल सोर्सेज, द राइज एंड फॉल ऑफ सिटीज़ एंड ट्रेडिंग सेंटर्स, इट्स एन इंटरनल सोर्स ऑफ चेंज। या मोस्टली जो आपने देखा होगा ट्रेडिंग सेंटर्स जो होते हैं ये पानी के सोर्स के पास होते हैं, तो अगर मान लीजिए तो ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस पानी का सोर्स शिफ्ट होता है तो वो ट्रेडिंग सेंटर ख़त्म हो जाता है और फिर एक नया ट्रेडिंग सेंटर उभरता है। या कोई भी मान लीजिए डायमंड्स निकलते हैं कहीं से, तो अगर डायमंड निकलने ख़त्म हो गए, माइंस ख़त्म हो गई वहाँ पे, तो दैट विल नॉट एनीमोर बी अ ट्रेडिंग सेंटर। फिर कोई और जगह अगर आपको खोजने में मिलती है तो वो एक नया ट्रेडिंग सेंटर बन जाएगा। तो ये जो है दीज आर इंटरनल सोर्सेस ऑफ चेंज, ठीक है। और यहाँ पे मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज आता है। ट्रेडिंग सेंटर, सिटीज़, ये बड़ी पॉपुलेशन वाली जगह होती हैं, तो दिस इज मैक्रो स्ट्रक्चर में आएगा। तो राइज एंड फॉल ऑफ सिटीज़ एंड ट्रेडिंग सेंटर्स। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो योगेंद्र सिंह ने दिया था पैराडाइम, ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम अगले सेक्शन में जाने से पहले, जहाँ पे इन्होंने ये पैराडाइम यूज़ किया है इंडियन सोसाइटी, इंडियन ट्रेडिशन की मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए, उससे पहले थोड़ा और डिटेल में मैं आपको इन टर्म्स की क्लैरिटी दूंगी। लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, और माइक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर, और कल्चरल स्ट्रक्चर क्या होता है, या ट्रेडिशन, यही ट्रेडिशन जिसको कल्चरल स्ट्रक्चर भी बोला गया है, एंड सोशल स्ट्रक्चर, इन दोनों में क्या डिफरेंस, थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। एंड देन वील मूव ऑन टू यूजिंग दिस पैराडाइम टू एनालाइज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, विच इज़ योर थर्ड सेक्शन, ठीक है।